अगर आप लोग जेंगो के साथ काम करते हैं और आप लोगों ने डेवलपमेंट सर्वर इस्तेमाल किया है जेंगो का, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिप्लॉयमेंट के समय भी प्रोडक्शन में भी अगर उस सर्वर को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं। क्या सही तरीका है एक जेंगो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का, ये बात करेंगे हम लोग। और मैं आप लोगों से बात करूंगा इस वीडियो में कि क्यों हम लोगों को गनीकॉन और एनजीनिक्स जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर हम थोड़ा सा भी सीरियस काम कर रहे हैं जेंगो के अंदर। देखो यार, जेंगो एक बहुत ही बढ़िया वेब फ्रेमवर्क है। हमने इस चैनल पर ट्यूटोरियल्स भी किए हुए हैं। हम लोग उसका डेवलपमेंट सर्वर इस्तेमाल करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके एक बड़ा बढ़िया सा सर्वर हमको देखने को मिलता है जो कि लॉन्च होता है और हम लोग बड़े आराम से अपनी जेंगो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि यार क्यों ना हम उसको प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर लें। वो जो सर्वर होता है वो आपके डेवलपमेंट करने के लिए बना गया है। वो स्केलेबिलिटी को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। वो ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है कि आपके कंप्यूटर में कितनी कंप्यूट को इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपके मल्टी कोर सीपीयू को इस्तेमाल करना है। कभी भी वो आपके हार्डवेयर का पूरा एडवांटेज नहीं ले पाएगा और आपके यूज़र्स एक टाइम पर डाउन टाइम ज़रूर फेस करेंगे। आप लोग अगर इसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो अपनी जेंगो एप्लीकेशन को और डेवलपमेंट सर्वर को। तो क्या सही तरीका है जेंगो को डिप्लॉय करने का? गनीकॉन और इंजीनिक्स। गनीकॉन जो है एक पाइथन पैकेज है जो कि इस तरह की WSGI एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए बना है। स्केलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अगर अपनी वेबसाइट पर 250, 300, 500, 1000 यूज़र्स एट अ टाइम सर्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसकी सहायता से। और काफ़ी फास्ट है ये। अगर आपका सर्वर जो है उसमें अच्छी रैम है, अच्छा CPU है, तो ये उस रैम को, उस कंप्यूट को यूटिलाइज करने की क्षमता रखता है। डेवलपमेंट सर्वर नहीं रखता है। तो हम लोग गनीकॉन का इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर से हम लगाएंगे इंजीनिक्स की एक लेयर। तो गनीकॉन जो है वो आपको WSGI एप्लीकेशन, जो कि हमारी जेंगो एप्लीकेशन होगी, उसको सर्व करने में मदद करेगा। और इंजीनिक्स को हम लोग एक रिवर्स प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब ये टर्म अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है तो मैं इसको देसी भाषा में समझा दूँ। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब ये कि पहले रिक्वेस्ट इंजीनिक्स के पास आएगी और इंजीनिक्स उसके बाद बोलेगा ले गनीकॉन इस रिक्वेस्ट का जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा वो आगे बढ़ा देगा। तो एक तरह से एक इंटरमीडिएटरी बैठा हुआ है इंजीनिक्स। गनीकॉन को आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि एक रेस्टोरेंट में आपने खाना बनाने के लिए किसी को रखा, एक कुक है गनीकॉन, और वो अंदर खाना बना रहा है। तो इंजीनिक्स जो है वो काउंटर पे बैठा हुआ है, वो पैसे ले रहा है और खाना आगे दे रहा है, पैसे ले रहा है, खाना दे रहा है, पैसे ले रहा है, खाना दे रहा है। तो ये काम कर रहा है आपका कौन? ये काम कर रहा है इंजीनिक्स। आप इस तरह के इंसान को काउंटर पे क्यों बिठाते हैं? इसलिए बिठाते हैं कि यार वो सारी चीज़ों का ध्यान रखे। कभी भी किसी भी तरह की नास्टी चीज़ हो रही है, ये नहीं कि कोई भी अगर गनीकॉन को अटैक करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह से हैक करने की कोशिश करेगा, तो इंजीनिक्स के सिक्योरिटी फीचर्स हमें बचा लेंगे। तो एक लेयर है इंजीनिक्स की। पहले रिक्वेस्ट इंजीनिक्स के पास आएगी, इंजीनिक्स गनीकॉन के पास जाएगा, गनीकॉन उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा और वो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर देगा इंजीनिक्स जो है उस क्लाइंट को जिसने वो रिक्वेस्ट की है। ठीक है, इनफ ऑफ टॉक्स। अब जल्दी से पावरशेल खोलते हैं और यहाँ पर आप लोग को मैं बताता हूँ जल्दी से किस तरह से आप लोग अपने जेंगो एप्लीकेशन को सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। सूडो ऐप्ट अपडेट चलाऊंगा सबसे पहले। क्या है ये सूडो ऐप्ट अपडेट? ये सूडो ऐप्ट अपडेट क्या करता है ना, आपका जो सर्वर की पैकेज इंडेक्स है उसको अपडेट कर देता है। तो आने वाले टाइम पर हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो बिल्कुल सही वर्जन में इंस्टॉल होगा। इसके बाद डेफिनेटली हमको पाइथन चाहिए, पाइथन 3 पिप चाहिए और इंजीनिक्स चाहिए एज अ वेब सर्वर। इस सर्वर पे, इस उबंटू सर्वर पे मैंने ऑलरेडी इंजीनिक्स इंस्टॉल किया हुआ है। तो इंजीनिक्स तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपका नहीं है तो आप लोग कर लेना। ये करने के बाद हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मैं इंजीनिक्स नहीं, पाइथन के इंस्टॉल होने का। पाइथन इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है और लेने देते हैं उसको यार। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो गया उसके बाद मैं पिप की सहायता से वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करूँगा। वर्चुअल ENV एक पैकेज है, एक पाइथन पैकेज है जो कि हमको आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। तो अगर मेरे पास एक ही सर्वर पे 10 जेंगो एप्लीकेशंस है तो वो अलग अलग पैकेज के वर्जन्स को जो है हैंडल कर सकती हैं। मैंने अपने पाइथन कोर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है। हमने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को देखा है। पाइथन के कोर्स में भी मैंने बताया आपको, जेंगो के कोर्स में भी मैंने आपको बताया। तो ये तो बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ये ख़त्म होगा मैं पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV कर लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊँगा जिसके अंदर मैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट को बिठाऊँगा। और ये जो डायरेक्टरी है ये मैं var www के अंदर नहीं बनाऊँगा।
अभी तक हमने, अगर आप लोग मेरी डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग नहीं भी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम एक PHP एप्लीकेशन को या फिर एक स्टैटिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के द्वारा बनी गई एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, तब हम /var/www जो कि हमारी डॉक्यूमेंट रूट होती है Nginx की, उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सिक्योरिटी को थोड़ा सा भी अगर आप लोग सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से देखें तो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि /var/www में आपकी रॉ पाइथन फाइल्स को हैक किया जा सकता है अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी। अगर आपने गलती से उसको एज अ स्टैटिक डायरेक्टरी सर्व करवा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हम वो नहीं चाहते, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारी गलती की वजह से हमारी पाइथन फाइल्स लोग देख लें जिसके अंदर हमारी सेंसिटिव चीज़ें हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ऐप है वो एग्जीक्यूट होकर ही दिखे, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब यहाँ पर ये करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो हमने इंस्टॉल कर लिया, हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे प्रोजेक्ट dir के नाम से और उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। तो अगर मैं ls और pwd आपको चलाकर दिखाऊं तो ls मैंने किया, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं था। pwd मैंने किया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी /home/harry प्रोजेक्ट dir है। बाय द वे मैंने एक हैरी नाम का यूज़र बना रखा है, एक ऐसा यूज़र जिसको सूडो एक्सेस है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिंक भी दिया हुआ है कि यार मैंने इस गाइड को फॉलो करते हुए ये सूडो यूज़र बनाया है, आप लोग भी बना लेना। रूट से कभी मत करना काम यार, रूट से मत करना। मुझे पता है हो जाता है, मुझे पता है हो जाता है। अर्ली स्टेज में मैं भी करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का महत्व पता चलेगा आगे आकर कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ये फॉर अ रीज़न बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी जो है रूट से काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम आ गए प्रोजेक्ट dir। अब मैं क्या करूँगा कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा इस डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर अभी मैं ls करूँ तो env नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने बना लिया है और मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर एक्टिवेट करने से कुछ ऐसा समझ लो कि मैंने अपने जो ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन है उससे आइसोलेट कर लिया अपने इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के सारे पैकेजेस, स्पेसिफिक वर्जन्स उन पैकेजेस का इस env में आएगा। मैं एक दूसरा env2 भी बना सकता हूँ इसके बाद, जिसमें कि मैं और जो है और दूसरे पैकेज के वर्जन, जैसे मान लो पैंडास का अगर env यूज़ कर रहा है, पैंडास का वर्जन 1, तो env2 जो है यूज़ कर सकता है वर्जन 1.2। तो अलग अलग वर्जन एक ही कंप्यूटर में डालने का तरीका, वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं पिप चलाऊंगा या पाइथन चलाऊंगा। मैं अगर आपको पाइथन भी चला के दिखाऊँ तो मैं, क्योंकि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इसलिए 3.8 यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। मैं एग्जिट कर देता हूँ। इस पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं अब इंस्टॉल करूँगा जेंगो और गनीकॉन, जिसको मैं यूज़ करूँगा अपनी जेंगो एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए, गनीकॉन को, ठीक है। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट्यूटल्स नाम का प्रोजेक्ट, टेक्स्ट्यूटल्स क्या है? टेक्स्ट्यूटल्स यार मेरे जेंगो कोर्स में से एक प्रोजेक्ट है जो कि हमने बनाया है। पहला प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं इसमें मेजर, 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं इनफैक्ट मेजर। पहला प्रोजेक्ट है टेक्स्ट्यूटल्स, दूसरा प्रोजेक्ट है ई-कॉमर्स वेबसाइट, तीसरा है एक टेक ब्लॉग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने की हैं, तो इसलिए मैं टेक्स्ट्यूटल्स दे रहा हूँ नाम। मैंने गिटहब लिंक भी दिया हुआ है इस कोर्स में कहीं ना कहीं, तो वो आप देख लेना जाकर। बट अभी मैं क्या करूँगा, इस गाइड में वापस आऊँगा और ये कमांड चलाऊँगा। ये क्या करेगा, एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना देगा माई प्रोजेक्ट dir के अंदर। अगर आपके पास अपना जेंगो प्रोजेक्ट तैयार है, जो कि 90% ऑफ द केसेस में होगा, 90% ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे अपनी जेंगो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी। तो आप क्या करें, फाइलजिला से ट्रांसफ़र करें इस पर्टिकुलर फोल्डर में। इस तरह से आप ट्रांसफ़र करें कि manage.py आपकी इस फोल्डर के अंदर हो। मैं ये वाला कमांड अभी चला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जो है मेरा एक डमी प्रोजेक्ट बन जाए। तो ये डमी प्रोजेक्ट बन गया टेक्स्ट्यूटल्स के नाम से, manage.py मेरी यहाँ पर आ गई। आप ऐसा मत करना, आप क्या करना, अपने सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स को यहाँ डाल देना, सारी ऐप्स आपकी, सारा और जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है ये आपका यहाँ पर दिखाई दे, कुछ इस तरह से डालना। मैं यहाँ पर सैम्पल एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि दी इंस्टॉल वॉज सक्सेसफुल करके जो एक पेज आता है ना, जेंगो का डेमो वाला पेज, मैं बस वो बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमने कर दिया रन, हमें अलाउड होस्ट के अंदर अपनी IP एड्रेस को डालना पड़ेगा, ठीक है। और अपने IP एड्रेस को डालने के लिए मैं क्या करूँगा कि विम से settings.py को खोलूँगा और ये अलाउड होस्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमें अपनी IP डालनी पड़ेगी एज अ स्ट्रिंग। तो मैं I दबाऊंगा कीबोर्ड में और इस स्ट्रिंग के अंदर यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर अपनी इस मशीन का IP एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वाली मशीन है, ये कोड विद हैरी, ये वाला IP एड्रेस है, कॉपी किया मैंने। और मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक से पेस्ट कर दूंगा, एस्केप दबाऊंगा, :WQ, सेव हो जाएगा ये।
और यहाँ पर मैंने अलाउड होस्ट के अंदर डाल दिया। अगर आप नहीं डालते हो अलाउड होस्ट के अंदर तो आपको एक एरर देखने को मिलता है कि अलाउड होस्ट के अंदर डाल लो अपने डोमेन को या फिर आईपी को। अब मैं आईपी की सहायता से कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने दूसरी आईपी डाली हुई है। मैं एक्चुअली इस वाली मशीन से ट्राई कर रहा था पहले। स्क्रीनशॉट्स लिए मैंने, ब्लॉग लिखा, पूरा फिनिश किया सब कुछ, और उसके बाद अब ये वीडियो बना रहा हूँ दूसरी वाली, इस वाली ड्रॉपलेट से, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर आप मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लें। अगर आप लोग को जेंगो आता है तो आप जानते होंगे कि ये मेक माइग्रेशन और माइग्रेट से क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस के अंदर सारे के सारी टेबल्स वगैरह बन जाती हैं माइग्रेट से। मेक माइग्रेशन से आपकी माइग्रेशन फाइल्स बन जाती हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से माइग्रेट करना है। इसके बाद 8000 पोर्ट को अलाउ करेंगे और ज़रा टेस्ट करेंगे कि यार अगर मैं डायरेक्टली ऐसे चलाऊँ तो मेरी एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये कमांड है आपकी जेंगो एप्लीकेशन को चलाने का। अब अगर आप लोग अपने आईपी एड्रेस पे जाएंगे, मैं अगर अपना आईपी एड्रेस कॉपी करूं, और पोर्ट मत भूलना लिखना, पोर्ट आप लिखना ज़रूर जो है याद रखना। 8000 पोर्ट पर चल रही है हमारी एप्लीकेशन। और देखो यहाँ पर इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर जेंगो एप्लीकेशन आपने अपनी पहले से बना रखी है, उसको होस्ट करा है आपने, तो आपको वो दिखेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर जेंगो की जो सैम्पल एप्लीकेशन होती है उसको इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और हम लोग गनीकॉन को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये मेरा बाय द वे डेवलपमेंट सर्वर है। मैं नहीं चाहता, देखो ये बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये जो मैंने अभी चला कर देखा है, मैंने ये इसलिए चलाया है कि कहीं मेरी एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि मैं कोई मॉड्यूल को इंस्टॉल करना भूल गया। ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर चलाया। अभी मैं इसको प्रोडक्शन में कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। ये एक से ज़्यादा यूज़र के लिए बना ही नहीं है। वो एक अलग बात है, आप एक साथ 10 यूज़र्स अगर इसमें चलवा पा रहे हैं, एक साथ 10 यूज़र्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, कर सकते हैं। 100 डेफिनेटली 200, 300, 400 के लिए ये नहीं बना, ये क्रैश कर जाएगा। ये बिल्कुल भी स्केलेबिलिटी को मद्देनज़र रखकर नहीं बना है। आपको गनीकॉन यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लोग सीरियस है अपने जेंगो प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं कंट्रोल सी करूँगा। मैंने टेस्ट करना था बस, और ये टेस्ट मैंने कर लिया। अब कंट्रोल सी कर दिया तो डेफिनेटली इसको रिलोड करूँगा तो ये भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, ठीक है। ये नहीं चलेगा, साइट कांट बी रीच्ड। अब मैं क्या करूँगा कि गनीकॉन से चलाकर देखूँगा कि यार मैं गनीकॉन से चलाकर इसको चला पा रहा हूँ कि नहीं चला पा रहा हूँ। एंटर मारूँगा, उसी पोर्ट पर चलाऊँगा, 8000 पोर्ट पर। अब रिलोड करूँगा तो भी चलना चाहिए, और ये गनीकॉन से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मैंने आईपी सही डाली है ना? हाँ, मैंने आईपी सही डाली है, पोर्ट भी सही डाला है। वेट कर रहा हूँ मैं इसके चलने का, और ये यहाँ पर जो है चल गया, ठीक है। गनीकॉन से भी चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम ही कभी कभी ले लेता है। आप इसको कॉपी करके जो है ब्राउज़र की दूसरी टैब में लगा देना। कुछ ब्राउज़र के कैश की वजह से भी चीज़ें होती हैं, ब्राउज़र चीज़ों को कैश करता रहता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी आप लोग को जो है चेंजेस इमीडिएटली देखने को नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बूटिंग वर्कर आईडी, ये सारे मैसेजेस आ गए हैं, यानी कि गनीकॉन चल रहा है। अब ज़रा सोचो यार कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, इस कमांड को चलाकर, और ये कमांड गलती से किल हो जाए मेरी मशीन के अंदर, या फिर हो सकता है कि गलती से मेरी मशीन को किसी ने रीस्टार्ट कर दिया, दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने गलती से ही जो है इसको किल कर दिया गनीकॉन को, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। आप इस तरह से तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार इस तरह से अपने जेंगो एप्लीकेशंस को मैनेज करें। आप अगर गनीकॉन से चला रहे हैं तो स्केलेबिलिटी आपको मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं एक ऐसा तरीका कि बड़े आराम से हम लोग जो है अपनी जेंगो एप्लीकेशन को मैनेज कर पाएँ, कभी भी ये डाउन ना हो। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्विसेज का। तो हम गनीकॉन को कॉन्फ़िगर करेंगे ढंग से। ये जो कमांड था, इसमें हमने गनीकॉन की एबिलिटी को चेक किया कि भाई गनीकॉन वो काम कर भी पा रहा है जिसके लिए हमने गनीकॉन को बुलाया है। हाँ यार, वो कर पा रहा है, ये चीज़ हमें प्रिंट होती हुई दिखी, बिल्कुल चल रहा है सही। हमें ये वाला पेज भी देखने को मिला, इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली। तो इसका मतलब कि गनीकॉन सही से चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डीएक्टिवेट लिखेंगे, और ये डीएक्टिवेट क्या करेगा, ये ENV आपको दिख रहा है, कहाँ गया मेरा, ये ENV दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि जो मेरा इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेटेड है। मैंने कॉपी नहीं किया लगता है, कॉपी करूँगा, राइट क्लिक से पेस्ट करूँगा और डीएक्टिवेट कर दूँगा। डीएक्टिवेट लिखने से ENV से बाहर आ जाऊँगा। अब मैं जो भी पाइथन का कमांड चलाऊँगा, पिप का कमांड चलाऊँगा, वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए नहीं होगा, वो किसके लिए होगा, ग्लोबल पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए होगा। मैं अगर कभी भी अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहूँगा तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। आई होप समझ में आ गई चीज़ें आपको।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक सॉकेट फाइल बनाएंगे गनीकॉन के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारी गनीकॉन सर्विस है वो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए। अगर कोई भी दिक्कत आए, हमारा सर्वर रीस्टार्ट होता है तब भी हमारी एप्लीकेशन अप रहे। अगर किसी ने कोई गलती कर दी सर्वर में, किसी गलती की वजह से गनीकॉन को किल कर दिया तो वो वापस आ जाए। तो ये चीज़ें करने के लिए हम लोग सर्विस को और सॉकेट को यहाँ पर कन्फिगर करेंगे। तो आपको ये कमांड कॉपी करना है और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। उप्स, मैंने गलती से इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये कॉपी हो गया। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया तो देखो ये वाली फाइल यहाँ पर खुल गई। इसके अंदर मैं डाल दूंगा ये कंटेंट। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, ये कंटेंट तो आपका सेम हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली, आप इसको सेव कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि कहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। तो ये तो कंटेंट आपने एज इट इज़ डाल दिया, कोई बात नहीं। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके गनीकॉन.सर्विस वाली फाइल बनाऊँगा। इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर इसको पेस्ट करने से पहले मैंने आई नहीं दबाया, जो कि मेरी एक गलती थी। तो UN स्किप हो गया, तो मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ, ठीक। आई दबाया मैंने, UNIT यूनिट, ठीक है। तो ये जो फाइल है इसके अंदर यहाँ पर जो यूज़र हैरी लिखा हुआ है, ये मेरे कंप्यूटर का यानी कि मेरे VPS का यूज़र है, ठीक है। ये मेरा यूज़र है हैरी। आपका नाम अगर शिवम है या आपका नाम विक्रांत है, आपके यूज़र का नाम जो है, अगर आपका नाम विक्रांत है और आपके यूज़र का नाम मोनिका है तो मोनिका लिखना, विक्रांत मत लिख देना, ठीक है। तो मतलब जो आपके यूज़र का नाम है, ये मत कहना कि यार मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। अपना नाम नहीं डालना है, यहाँ पर यूज़र का नाम डालना है। मेरे यूज़र का नाम हैरी है तो मैंने यहाँ पर हैरी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोल्डर और ये फ़ोल्डर, ये दोनों फ़ोल्डर्स कौन से हैं? ये दोनों फ़ोल्डर्स वो हैं जहाँ पर आपकी जेंगो एप्लीकेशन है। मैंने /home/हैरी यानी कि जो मेरी होम डायरेक्टरी थी इस यूज़र के लिए, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट DIR नाम की डायरेक्टरी बनाई थी और उसके अंदर मैंने सब कुछ डाला था। उसी के अंदर मेरा ENV था, उसके अंदर बिन और गनीकॉन में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट का नाम टेक्सट्यूटल्स था। अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम कुछ और है तो आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर टेक्सट्यूटल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। एस्केप दबाएँ, कोलन दबाएँ, W दबाएँ, Q दबाएँ। उप्स, मैंने एस्केप सही से नहीं दबाया, एस्केप :WQ, ठीक है। ये जो कंटेंट है फाइल के, ये बड़े ध्यान से लिखना, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया इसको। इसके बाद हम जो है स्टार्ट कर लेंगे अपने सॉकेट को और जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमलिंक्स वगैरह बन जाएंगे। अब हम Nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी कन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो Nginx को रिवर्स प्रॉक्सी कैसे कन्फिगर करेंगे, इसको कॉपी किया, /etc/nginx sites available textutils नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे। राइट क्लिक, ये फाइल बन गई। इसके अंदर ये वाला कंटेंट डालेंगे। मेरा ये जो डोमेन है www.codewithharry.in वो मैंने इस सर्वर से पॉइंट कर रखा है। आई दबाऊंगा मैं, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया ये। अभी इसमें बता देता हूँ आप लोग को, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ और बंद कर देता हूँ। इस फाइल में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अपना डोमेन डालेंगे, जो आपका डोमेन है, codewithharry.in मत डालना। इसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोल्डर की डायरेक्टरी आएगी, वो डायरेक्टरी आएगी जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है और उसी के साथ साथ बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो Nginx को हमने सही से कॉन्फ़िगर कर दिया है। यहाँ पर बस हमको एक सिमलिंक बनाना है इस साइट को एक्टिवेट करने के लिए। इसको यहाँ पर मैं इस तरह से कमांड को चलाऊंगा तो यहाँ पर एक सिमलिंक बन जाएगा और इसके बाद मैं Nginx को रीस्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। Nginx को रीस्टार्ट करूँगा और अब मैं यहाँ पर codewithharry.in पर जाऊँगा तो अभी मेरा काम होगा नहीं। उसका रीज़न बताता हूँ आप लोग को। एक रीज़न तो उसका ये है कि मेरी एक डिफ़ॉल्ट वाली जो साइट है वो एक्टिवेटेड है। तो अगर मैं साइट्स अवेलेबल में जाऊँ, उप्स, मैं यहाँ पर इस वाले फ़ोल्डर में जाना चाहता हूँ, /etc/nginx साइट्स इनेबल्ड में से मैं रिमूव करूँगा डिफ़ॉल्ट को, sudo rm डिफ़ॉल्ट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को codewithharry.in डोमेन से सर्व कराऊँ। मेरे पास अभी एक ही डोमेन है, इसको आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैं codewithharry.in को अपनी जेंगो एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास कोई दूसरा डोमेन है तो आप डिफ़ॉल्ट को रीनेम करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो कुछ और, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने हटा दिया ये जो साइट्स इनेबल्ड है। अवेलेबल और इनेबल्ड अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। अवेलेबल में आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आती हैं, इनेबल्ड में आप लोग सिमलिंक्स बना के डालते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया इसको डिफ़ॉल्ट को। तो मेरी ये जो कौन सी फाइल है, किस नाम से बना दी, टेक्सट्यूटल्स वाली जो फाइल है वो अब मेरी LS करता हूँ, वही रह गई है यहाँ पर और वही मेरी एकमात्र साइट है जो कि एक्टिव है अभी भी। लेकिन मुझे एरर मिलेगा और मुझे एरर ये देखने को मिलेगा कि आपने अलाउड होस्ट में नहीं डाला codewithharry.in को। चलो वो चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
codeWithHarry.in पर जाते हैं, www भी लिखना पड़ेगा मुझे, www भी लिखना पड़ेगा मुझे codeWithHarry.in। और आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि codeWithHarry.in को आपने अलाउड होस्ट में नहीं डाला, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे डोमेन को, और यहाँ पर हमने Nginx को भी रीस्टार्ट करना चाहिए था, चूँकि हमने नहीं करा। अब हम क्या करेंगे कि cd सिर्फ लिखेंगे और हम होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अब cd प्रोजेक्ट dir और टेक्स्ट यूटिल्स में जाकर विम कर लेंगे settings.py को और डाल देंगे यहाँ पर अलाउड होस्ट में किस चीज़ को, अपनी codeWithHarry.in डोमेन को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक से पेस्ट करूँगा और बिल्कुल मैंने यहाँ पर एक IP डाली है बिल्कुल सही से, इसको डोमेन को डाल दिया, एस्केप दबाऊँगा और इस तरह से WQ दबा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि sudo service nginx रीस्टार्ट, sudo service nginx रीस्टार्ट, तो nginx रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और nginx जैसे ही रीस्टार्ट हो गया मैं रिलोड करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको अलाउड होस्ट में डाल दो, जबकि मैंने डाल दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, codeWithHarry.in को अलाउड होस्ट में मैंने डाल दिया ऑलरेडी। sudo service गनीकॉन रीस्टार्ट, उप्स ये अटक क्यों गया, तो मुझे गनीकॉन को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने जियोनिकॉन को स्टार्ट किया, Nginx को रीस्टार्ट किया और मेरा काम हो गया, ठीक है। और मेरी जेंगो एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आप लोग बड़े आराम से अपनी जेंगो एप्लीकेशन को सर्व कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, अगर मैं www हटाऊँ यहाँ से तो मुझे एक एरर मिलेगा कि आप अलाउड होस्ट में डाल लो codeWithHarry.in को भी, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो codeWithHarry.in भी आपकी या काम करेगी और www वाली भी काम करेगी। तो वही काम दोबारा से कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर मैं आई दबाता हूँ, एंड दबाता हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने www वाली को ऐड किया था उसी तरह से हम लोग जो है इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से आप लोगों को गनीकॉन को रीस्टार्ट करना है, Nginx को रीस्टार्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। अब ये एरर देखने को नहीं मिलेगा, मैं वेट कर रहा हूँ Nginx मेरा रीस्टार्ट हो जाए। हाँ, मेरा Nginx रीस्टार्ट हो गया। तो देखो www नहीं भी है नाम में तब भी काम चल रहा है, और अगर www में डाल भी देता हूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है नॉट सिक्योर्ड से, तो मेरा ये वाला ब्लॉग पढ़ लेना, मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है, दोनों चीज़ें हैं कि HTTPS कैसे एक्टिवेट करना है साइट पे, तो वो प्रोसेस जो है यहाँ पर पूरा का पूरा काम करेगा। आई होप कि आप लोगों ने अपनी जेंगो वेबसाइट को अब अच्छी तरह से होस्ट कर लिया है। अब आपकी जेंगो वेबसाइट आपके यूज़र्स तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुँचेगी बिना डाउन टाइम के। अगर मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट भी कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं sudo रीस्टार्ट कर देता हूँ। sudo रीस्टार्ट का मतलब कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, रीस्टार्ट नहीं सॉरी, sudo रिबूट, रिबूट कर रहा हूँ मैं बेसिकली अपने कंप्यूटर को। तो sudo रिबूट का मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि आपने तार निकाल दिया अपनी पीसी का और दोबारा से लगा दिया और उसको ऑन कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी वेबसाइट डाउन तो नहीं होगी, देखो डाउन तो होगी सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम में आपका सर्वर दोबारा वापस आएगा। तो ऐसी हरकत तो आपको प्रोडक्शन सर्वर पे करना ही नहीं है, sudo रिबूट कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर मैं रिलोड करूँ तो ये देखो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अभी मेरा सर्वर जैसे ही अप हो जाएगा तभी चलने लगेगी। सॉरी ये नहीं, मुझे codeWithHarry.in पे जाना होगा, क्योंकि 8000 पोर्ट पे तो अब मैं चला नहीं रहा हूँ इसको। तो मैं codeWithHarry.in पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मेरा सर्वर ऑन नहीं हो पाया है, देखो थोड़ा टाइम लगता है कंप्यूटर को ऑन होने में, थोड़ा सा तो टाइम लगता है, ठीक है। तो बूट हो रहा है अभी हमारा सर्वर, फिर उसके बाद ये सारी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, गनीकॉन, अपाचे नहीं, Nginx, ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी और उसके बाद आपका जो ये codeWithHarry.in वेबसाइट है ये अप आएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप लोग को दिखा दूँ कि रिबूट करने पे भी ये काम करती है और ये रिबूट हो रही है। अभी मैं सिर्फ ट्यूटोरियल भी लिखूँगा ना, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भी ये लॉगिन हो गई है, अभी तो मैंने रिबूट किया है जस्ट अभी ये सर्विसेज रीस्टार्ट कर रही होगी दोबारा से। इसको मैं देख रहा हूँ ये स्टार्ट हो रही है कि नहीं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय अभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने यहाँ पर 2 लाइंस ऐड नहीं करी हैं सर्विस के अंदर। एक तो रीस्टार्ट इज इक्वल टू ऑलवेज है और दूसरी जो है वो है हमारी रीस्टार्ट सेक, कि इतने सेकंड में आप लोग रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो दोनों लाइन मैं इन सर्विस पे ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर sudo vim /etc systemd system और ganycon.service, ठीक है। तो ganycon.service के अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये 2 लाइन्स ऐड करूँगा। नीचे लाता हूँ सर्विस के अंदर, सर्विस वाले सेक्शन में मैं 2 लाइन्स ऐड करूँगा। एक तो रीस्टार्ट इज इक्वल टू ऑलवेज और रीस्टार्ट सेकंड्स 3 सेकंड कम से कम मैं दूंगा रीस्टार्ट करने के लिए। और मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये दोनों सर्विसेज जो है कमांड्स जो है वो
रन करूँगा इन सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, और उसी के साथ साथ मैं अपने इंजीनियर्स को भी रीस्टार्ट करूँगा, और इसके बाद मेरी वेबसाइट जो है वो अप हो जाएगी। तो ये अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा sudo रिबूट करके, कि अब ये रिबूट होने के बाद भी वापस आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, अभी ये डाउन हो गई है। मेरा सर्वर जैसे रिबूट हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद ये वापस आ जाएगी। तो देखो अभी ये साइट कांट भी रीच्ड आ गया। थोड़ा सा टाइम लेती है हमारी लिनक्स मशीन रिबूट होने में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रिबूट हुई नहीं है अभी, SSH सर्विस स्टार्ट हुई नहीं है अभी। तो थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं और इसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी मशीन को। मशीन स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर ये साइट भी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये 2 लाइन्स मैं ऐड कर दूँगा और आप लोग को ब्लॉग जो है वो अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। तो मशीन के अंदर मैं आ चुका हूँ, जेंगो ऐप हमारी तैयार है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया यार इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने में, और उसी के साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने ये जो डिप्लॉयमेंट की हमारी सीरीज़ है उसको एक्सेस ज़रूर किया होगा, क्योंकि यार यहाँ पर सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अपाचे को, एनजीएनएक्स को, एक लिनक्स सर्वर को शुरू से कॉन्फ़िगर करना, ये सब चीज़ें बहुत ही डिटेल में आप लोग को बता रखी हैं। तो आप लोग को मज़ा आएगा, आप लोग इस सीरीज़ को अगर करोगे कंप्लीट मेरे साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।